हाय वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच एंड आल्सो वेलकम टू द फादर्स एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम स्टैक ऑटो इनकोडर को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर देखेंगे फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम। इससे प्रीवियसली जो वीडियो पर हमने काम किया या हमने बातें की वो ऑटो इनकोडर्स के हवाले से हमने जाना। ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली उसके स्ट्रक्चर को जाना बल्कि साथ ही साथ 8 डिफरेंट टाइप्स के ऑटो इनकोडर को हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया। तो पहली रिकमेंडेशन ये है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझने से पहले आपके पास थ्योरेटिकली नॉलेज होनी चाहिए ऑटो इनकोडर के हवाले से और उसके टाइप्स के हवाले से जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। लिहाजा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन टर्म ऑफ द प्रैक्टिकल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं वो नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। जैसे हमने बोर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन के अंदर जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया रिकमेंडेशन सिस्टम की, वहाँ पर हमने मूवीज़ के लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पर रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया या डिज़ाइन किया जो कि यूज़र के प्रेफरेंसेस पर बेस करता था। इस सेशन के अंदर जिस रिकमेंडेशन सिस्टम पर हम काम करने जा रहे हैं वो रेटिंग सिस्टम है। यानी जिस तरह से मूवी की रेटिंग होती है नंबर 1 से लेकर 5 तक, हम इस रिकमेंडेशन सिस्टम पे टारगेट करेंगे रेटिंग को। उस लिहाज से स्टैक ऑटो इनकोडर के आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए उसे डिज़ाइन करेंगे, ट्रेन करेंगे और उसके बाद उसकी एक्यूरेसी जानेंगे। लिहाजा इस वीडियो में जब मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियल इनिशिएटिव लेवल की हैं वो स्किप करूँगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी ही रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो पहले मैं आपको वो चैनल पर ले जाने के बाद वो चीज़ बता देता हूँ कि वो किस वीडियो के अंदर मैंने बताई है कि मूवी लेंस से डेटा सेट कैसे डाउनलोड होगा, कौन कौन से डेटा सेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था वो मैंने पार्ट 1 पर ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आप फहद हुसैन CS के ज़रिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच में। तो आप नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर दिख रहा है डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने इसके फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक किया और उसके बाद हम अब इस प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे अपने चैनल के, और इसके बिल्कुल लास्ट पर आना है आपने। और जहाँ पर मैंने वीडियो नंबर 42 में आप देख रहे हैं यहाँ पर रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन पार्ट 1 42, ठीक है। 42 नंबर जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैंने तफसीलन डेटा प्री प्रोसेसिंग के हवाले से बात की है। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा सा शॉर्टली प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहले आप 42 ज़रूर देखें ताकि आपको प्री प्रोसेसिंग का पता चल जाए, उसके बाद ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी कोड हैं या फिर कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फहद हुसैन CS के ज़रिए से गूगल पे भी सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं और यहाँ से वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे जिन टर्म ऑफ कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड में आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा सेट के हवाले से बात करते हैं। डेटा सेट हम मूवी लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया, और उसके बाद यहाँ पर हम मूवी से रिलेटेड डेटा सेट को टारगेट कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 42 के अंदर बता चुका हूँ। तो हमने यहाँ से वो तमाम चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 बेसिक डेटा सेट हैं जो यूज़र, ठीक है, इसी तरह मूवीज़ और उसके बाद रेटिंग पर बेस करती है, ठीक है। तो उन तमाम को मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 42 के अंदर स्पाइडर आईडी में आपको करके दिखाया था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है डेटा की वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैनर में है एज़ कम्पेयर टू द कोलैब, क्योंकि कोलैब को हम इसलिए टारगेट कर रहे थे ताकि हम डायरेक्टली टॉर्च को वहाँ पर इंस्टॉल करके आसानी के साथ पाईटॉर्च पर काम कर सकें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग को ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि मूवीज़ के नाम से। मूवीज़ के अंदर पहला एट्रीब्यूट 0 हमारे पास नंबर ऑफ द सीक्वेंसेस सीरियल को जाहिर कर रहा है। 1 के अंदर नेम ऑफ दी मूवीज़ हैं, जबकि 2 में हमारे टाइप्स ऑफ मूवीज़ हैं, यानी एनिमेशन है, रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, किस टाइप की वो मूवीज़ है उस हवाले से बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरा डेटा सेट हमारे पास रेटिंग का है। सीरियल नंबर 0 के अंदर जो डेटा है हमारे पास वो नंबर ऑफ़ यूज़र को जाहिर कर रहा है, यानी 4 टाइम या 5 टाइम जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है एक यूज़र है जिसने 1193 और 661914 ये जो मूवीज़ की आईडीज़ हैं, ये जो आईडीज़ हैं मूवीज़ की वो यहाँ से ली गई हैं। तो 1 यूज़र ने इन तमाम मूवीज़ को देखा और उसके बिहाफ पर रेटिंग की है आउट ऑफ 5। इसने 5 रेटिंग की, 3, 3, 4, 5। और उसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट पे जो नंबर मौजूद है वो एक्चुअली टाइम फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ आवर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद तीसरा डेटा सेट हमारे पास यूज़र के नाम से, ये यूज़र की डिस्क्रिप्शन को जाहिर कर रहा है, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीरियल बताया जा रहा है कि कितने यूज़र हैं। उसके बाद उसके जेंडर को बताया गया है,
थर्ड उसके एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ में यहाँ पर हम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन इन टर्म ऑफ द कोड लिख रहे हैं, और फिफ्थ और लास्ट एट्रीब्यूट टाइम फॉर्मेट को जाहिर कर रहा है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही वजह है कि हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर में मौजूद है, जो कि के फोल्ड वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हुए 5 फोल्ड्स में मौजूद है। मैंने उनमें से U1 को इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो डिफरेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो 42 में वो सब तफसीलन बताई गई है और मैंने दिखाया भी उन चीज़ों को। तो 80% हमारा जो कंप्लीट डेटा सेट है वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 20% टेस्टिंग में इस्तेमाल होगा। लिहाजा सबसे पहले हम मूवीज़, रेटिंग और यूज़र को इंपोर्ट करेंगे कोलैब पर, उसके बाद ट्रेनिंग और टेस्टिंग को इंपोर्ट करेंगे। लिहाजा इसके लिए कोलैब पर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो चंक ऑफ कोड होता है कोलैब का, जिसके ज़रिए से आप लोकल फ़ाइल अपनी मशीन से किसी भी लोकल फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने user.dat फॉर्मेट की फ़ाइल, इसी तरह मूवीज़ की, और सिमिलरली एट द लास्ट हमने यहाँ पर रेटिंग को टारगेट किया। 3 फाइल के बाद चौथी फाइल हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग की है, जिसको हम U1 बेस एंड U1 ट्रेनिंग के नाम से कहते हैं, तो वो मैंने दोनों को इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि जिस फाइल पर मैं इस वक्त प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ, उससे पहले मैंने रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्समैन को भी इसमें इंप्लीमेंट किया, और इसी के नीचे मैंने स्टैक ऑटो इनकोडर को भी इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि हम दोनों ही रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं बॉटम पर चलूँगा, जहाँ से हमने इस पर काम शुरू किया है वो ये, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हो ऑटो इनकोडर पर हमने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज प्री प्रोसेसिंग की इंपोर्ट करी। उसके बाद हमने तीनों डेटा सेट को इंपोर्ट किया, मूवीज़, यूज़र एंड रेटिंग, फिर U1 बेस एंड U1 टेस्ट, जैसे मैंने के फोल्ड के हवाले से बताया। उसके बाद हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं एंड नंबर ऑफ़ दी मूवीज़ हैं, जो हमारे पास मूवीज़ एंड यूज़र DAT के नाम से फ़ाइल हैं, उनमें से हमने टोटल नंबर ऑफ़ दी यूज़र एंड टोटल नंबर ऑफ़ दी मूवीज़ के इन टर्म ऑफ़ दी नंबर्स इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद हम जैसे ही हमने अपने वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया, मूवीज़, यूज़र को और NB मूवीज़ को, अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेटा इनटू एन एरे विथ यूज़र इन लाइंस एंड मूवीज़ इन कॉलम। यानी हम यूज़र्स को इन लाइन लाना चाहते हैं और मूवीज़ को इन कॉलम लाना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने कन्वर्ट के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया, और ये वही फंक्शन है जो हमने प्री प्रोसेसिंग के वीडियो नंबर 42 के अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि इसको कन्वर्ट करने की वजह यही है कि हम एक ऐसे वेक्टर को या एक ऐसे को इनिशियलाइज एरे को इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं जिसमें जो डेटा है वो मूवीज़ के लाइन पर आ सके, यूज़र लाइंस पे आ सके और मूवी इन कॉलम आ सके। लिहाजा ये कंप्लीट प्री प्रोसेसिंग के स्टेप को मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हम अपने टेंसर पे वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। टेंसर में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा था हमारे पास, हम उसे एक एरे के फॉर्मेट पे लाना चाह रहे हैं, जो कि टॉर्च के ज़रिए से रिजॉल्व होगा। और जैसे ही हमने अपनी वैल्यूज़ को, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग को टॉर्च एरे में कन्वर्ट कर दिया, विच मीन टेंसर में, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव होते हैं। वो है हमारे ऑटो यानी स्टैक ऑटो इनकोडर का बेसिक आर्किटेक्चर। तो समझते हैं इसको। तो एज़ यूजुअल जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्समैन मशीन के अंदर हमने क्लास क्रिएट की थी ताकि इन फ्यूचर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, बिल्कुल इसी तरह से SAE यानी स्टैक ऑटो इनकोडर की मैंने क्लास क्रिएट की और इसे इनहेरिट किया मैंने मॉड्यूल क्लास से। फिर डिफ़ॉल्ट इनिट इसमें फ़ंक्शन है जो नॉर्मली पैरामीटर को इनिशियलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद सेल्फ यहाँ पर वो पैरामीटर की वैल्यू है जो कि FC1 विच मीन इनकोडेड फॉर्मेट को शो कर रहा है। यानी जब आप अपने इनपुट लेयर को क्रिएट कर रहे हैं तो अपने लीनियर फंक्शन को यूज़ करते हुए एज अ इनपुट NB यूज़र को लिया, और उसके बाद उसमें जो नंबर ऑफ़ नोड्स आपने डिफ़ाइन किए वो 20 किया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितने नोड्स डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपडेट इसे कर भी इसको बेहतर विजुलाइज़ करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड इनपुट लेयर के बाद हिडन लेयर क्रिएट किया, जो कि 20 to 10 का मतलब ये है कि 20 इसका प्रीवियस इनपुट था, 10 इस पर हिडन है। फिर उसके बाद हमने 10 से 20 को मूव किया। 10 से 20 को मूव करने का मकसद ये है कि अब हिडन से हम आउटपुट की तरफ मूव होते जा रहे हैं। तो हम 10 से 20 की तरफ मूव हो रहे हैं, यानी हमने पहले इनकोड किया और उसके बाद डिकोड करते हुए हम दोबारा से उसी इनपुट को क्रिएट कर पा रहे हैं जिस इनपुट को हमने एज अ इनपुट NB_मूवीज़ के नाम से दिया था। तो एज़ यूजुअल हम यही करते हैं कि हम पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए इनपुट के और हिडन के और आउटपुट के हम क्या करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज़ को लेटेंट पैटर्न पे सेव करना चाहते हैं, और इसी के लिए एट लास्ट हमारे पास जो आउटपुट आता है वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑटो इनकोडर सेम होता है। उसके बाद हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया।
उसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन फॉरवर्ड का है। फॉरवर्ड एक्चुअली यहाँ पर इस्तेमाल करने का मतलब बैकवर्ड प्रोपेगेशन है, और बैकवर्ड प्रोपेगेशन करने के लिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिसमें हर एक हिडन या इनपुट लेयर पर हम एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए बैक आ रहे हैं, और हमने उसी एक्स की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। फिर जिस तरह से हमने क्लास क्रिएट की थी SAE के नाम से, मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम मीन स्क्वायर एरर इन टर्म ऑफ द लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल क्राइटेरियन पे मौजूद है। उसके बाद हमने ऑप्टिमाइज़र RMS प्रॉप इस्तेमाल किया, जहाँ पे लर्निंग रेट 0.01, और जबकि वेट डिके यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जब हमारी लर्निंग बढ़ रही होगी डिफरेंट एपक्स में, तो वो उसे रिड्यूस करेगा, ठीक है, यानी स्टेबल पोजीशन पे रखेगा आफ्टर फ्यू एपक्स। तो जब हमारे पास फ्यू एपक्स गुजर जाएंगे तो लर्निंग रेट खुद ब खुद इंक्रीज़ होने लगेगी, तो वो उसको क्या करता रहेगा, हैंडल करता रहेगा, ताकि हमारी लर्निंग रेट एक स्टेबल पोजीशन से आगे चलती रहे। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर था कि स्टैक ऑटो इनकोडर आप किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, और वो है हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ द स्टैक ऑटो इनकोडर। तो इस स्टेज पर हमारे पास जो ट्रेनिंग होगी वो एपक्स पर बेस करती है। यहाँ पर हमने 200 एपक्स रखा है। आप इसको कम या ज़्यादा करके भी अपनी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी अप्रोप्रिएट मैनर पर ले जा सकते हैं। 2 लूप्स को इस्तेमाल करने की वजह ये है कि फ़र्स्ट जो हमारा पेरेंट लूप है वो डिफरेंट एपक्स को हैंडल करेगा, जबकि नेस्टेड जो इनर लूप होगा वो हमारे पास डिफरेंट यूज़र की रेटिंग को इंडिकेट करने के लिए इन टर्म ऑफ द रेटिंग इस्तेमाल होगा। तो रेटिंग को हम ट्रेनिंग स्टेज पर इनर लूप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ट्रेनिंग लॉस यहाँ पर हमारा इनिशियल वेरिएबल है जो कि हमारी वैल्यू को प्रिंट करेगा, और एस यहाँ पर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर एरर को हैंडल करने के लिए या सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हमने इनिशियल फ्लोट ही इसलिए रखा है ताकि हम एरर को डेसिमल पॉइंट पर ला सकें। उसके बाद हमने इनपुट वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, जो वेरिएबल हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट को और यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा सेट जो है हमारे पास वो एक तो ट्रेनिंग सेट को हमने 1 डायमेंशनल वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए अनस्क्यूज फंक्शन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हम इनपुट को क्लोन विच मीन कॉपी कर रहे हैं। देन हमने टॉर्च सम फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए टारगेट डेटा को देखा कि जो भी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि वो हमारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर लाई करती है, और हमने लॉस फंक्शन और इसी तरह क्राइटेरियन जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग लॉस पर हम स्क्वायर रूट को इस्टेबल कर रहे हैं, रीड करवा रहे हैं, और उसके बाद एट लास्ट अपने हर एक आइट्रेशन पर एपक्स की वैल्यू विथ लॉस फंक्शन प्रिंट करवा रहे हैं। और यही हमारा टारगेट था ट्रेनिंग पे कि हम डिफरेंट एपक्स को डिफरेंट यूज़र की रेटिंग के बिहाफ पर ट्रेन करवाएं विद द मीन स्क्वायर एरर, और उसके बाद उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाएं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और इस वक्त 200 एपक्स हैं, इट्स टेक फ्यू सेकंड्स और मिनट्स। तो मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है ताकि जो है वो वक्त कम लगे। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एपक्स में एक्यूरेसी जो लॉस फंक्शन की है वो कम होती गई, और यही हमारा मकसद भी होता है कि हम लॉस फंक्शन को कम करें। तो इस लिहाज से एट द लास्ट ऑफ 200 हम अपने जिस एक्यूरेसी पे पहुँचते हैं वो 0.9126 की लॉस फंक्शन की इस वक्त वैल्यू है। नॉट बैड। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे जिस तरह से ट्रेनिंग करने के बाद। तो टेस्टिंग के लिए भी हमने बिल्कुल वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जिस तरह से हमारे पास पहले 2 लूप्स मौजूद थे। अब हम सिंगल लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनर लूप पे था, और इनर लूप पर हम क्या यूज़ कर रहे थे कि हमारे पास जो मूवी यूज़र्स हैं उनकी रेटिंग। तो अब हम अपने टेस्टिंग से डेटा सेट को लेंगे मूवीज़ की रेटिंग को, और अपने उस मॉडल पर जो कि हमने क्राइटेरियन के अंदर सेव किया था उसी को यूज़ करते हुए हम अपने टेस्ट लॉस को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। सेम लॉजिक है अनस्क्वाइज का भी और ट्रेनिंग डेटा का भी, और इसी तरह क्लोन का भी हमने प्रिंट करवाया। और प्रिंट करवाने के बाद जो हमारे पास टेस्ट लॉस आ रहा है वो 0.9576 है। सो इस तरह से हमने सक्सेसफुली एक रोबोस्ट मॉडल क्रिएट किया, और इस वक्त जो रिकमेंडेशन सिस्टम पे हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है वो रेटिंग सिस्टम के बेस पर है। तो होपफुली आपको कोड और इसकी जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको फ़ाद हुसैन CS ब्लॉग स्पॉट पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपनी मशीन पर आप इसे डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास स्पाइडर IDE में टॉर्च मौजूद है तो वहाँ पर भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, इस पर एडिटिंग कर पाएंगे, इसके आउटपुट को विजुलाइज़ करके देख सकेंगे, और साथ ही साथ आप कोलैब पर इंपोर्ट करने के बाद भी आप इसे यूटिलाइज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले। नेक्स्ट सेशन पे हम ज्ञान के हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ हम थ्योरेटिकली उसको कम्प्लीटली तौर पे जानेंगे बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।